नमस्कार, के न्यूज के खास शो स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। आज हम फिर हाजिर हैं कुछ खास और अहम खबरों के साथ। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की तस्वीर की, जो अब पहले जैसी नहीं रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य ने कई क्षेत्रों में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। साथ ही हम बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां सवाल उठ रहे हैं कि क्या पिछले विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद शिवसेना, उद्धव गुट और मनसे एक दूसरे पर भरोसा करने को मजबूर हो गए हैं। और चलते चलते हम बात करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में पास किए गए 26 प्रस्तावों की। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में पहली अहम रिपोर्ट की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की तस्वीर अब पहले जैसी नहीं रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य ने कई क्षेत्रों में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। खासतौर पर आवास योजना के मामले में सरकार ने रिकॉर्ड स्तर पर आर्थिक सहायता और योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाया है। देखिए कैसे बदल रहा है उत्तर प्रदेश का चेहरा। योगी की जन कल्याणकारी योजना। योगी सरकार के कार्यकाल में अब तक लाखों आवासों का निर्माण किया जा चुका है। साल 2024-25 में भी आवास निर्माण की गति तेज है। विशेषकर अनुसूचित जाति, जनजाति, विधवा, दिव्यांग आदि को प्राथमिकता दी जा रही है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण शहरी उत्तर प्रदेश सरकार की एक प्रमुख जन कल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य आवासहीन गरीब परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराना है। ये योजना उन लाभार्थियों को ध्यान में रखकर बनाई गई है जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत छूट गए हैं। सबसे पहले हर गरीब के सिर को ढकने के लिए छत, 56,80,000 परिवारों को एक एक पक्का मकान उपलब्ध करवाया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के माध्यम से इन कार्यों को आगे बढ़ाया गया है। मनरेगा के अंतर्गत 235 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया गया है और प्रदेश के अंदर महिलाओं की भागीदारी इन सभी योजनाओं में 42% भी की गई है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर, कच्चे या अर्ध कच्चे मकानों में रहने वाले गरीबों को पक्का घर उपलब्ध कराना। आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। उसके पास कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए। पहले से किसी सरकारी आवास योजना का लाभ ना मिला हो। बीपीएल सूची या SECC 2011 सूची में नाम होना चाहिए या ग्राम पंचायत द्वारा सत्यापित हो। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत करीब 1,20,000 तक की वित्तीय सहायता मिलती है। वहीं शौचालय निर्माण के लिए अलग से 12,000 और निर्माण में लगे श्रमिक को मनरेगा के तहत मजदूरी भी दी जाती है। इसमें घर की डिजाइन लाभार्थी की जरूरत के अनुसार हो सकती है। वहीं लाभार्थी को राशि सीधे बैंक खाते में DBT के माध्यम से दी जाती है। बता दें कि पंचायत स्तर पर निगरानी व पारदर्शिता सुनिश्चित की जाती है। मुख्यमंत्री आवास योजना शहरी के तहत समाज के सभी वर्गों के लिए सस्ती कीमत पर अत्याधुनिक टाउनशिप विकसित करना है। राज्य भर में प्रमुख स्थानों पर उत्कृष्टता केंद्रों की योजना और विकास को बढ़ावा देना है। समावेशी सुविधाओं के साथ टाउनशिप विकसित करना बड़ा उद्देश्य है, जिसमें आधुनिक सुविधाएं, सामुदायिक सेवाएं, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, पार्क और खेल के मैदान शामिल हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना शहरी के उद्देश्य: शहरी गरीबों, विशेषकर झुग्गी बस्तियों में रहने वालों को सस्ते, सुरक्षित और पक्के मकान देना है। आवेदक शहरी क्षेत्र में रह रहा हो और पक्का मकान नहीं हो। मासिक आय 3 लाख से कम EWS या 6 लाख तक LIG हो सकती है। परिवार में कोई सरकारी नौकरी ना हो। आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आवश्यक। मकान निर्माण या खरीद के लिए करीब 1.5 लाख तक की सरकारी सहायता।
योगी सरकार का उत्तर प्रदेश में आवास योजना के तहत गरीब लोगों को पक्के घर का सपना हर हाल में पूरा करना लक्ष्य है। बता दें कि योगी सरकार ने पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत वित्त वर्ष 2025-26 में 60 लाख नए घर बनाने की योजना बनाई है। पिछले साल यूपी सरकार ने करीब 37 लाख घर बनाए थे, उसकी तुलना में ये 2 गुने है। मतलब उत्तर प्रदेश में अब ज्यादा लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ मिल सकेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था, जिसे हरी झंडी मिल चुकी है। आपको बता दें कि आवास योजना के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पैठ मजबूत करना चाहते हैं, जो आगामी चुनावों को देखते हुए काफी अहम भी है। नवंबर 2016 में लॉन्च हुई प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य गरीब व जरूरतमंद लोगों को पक्का घर बनाने के लिए आर्थिक मदद देना है, ताकि उन्हें कच्चे मकान में रहने को मजबूर न होना पड़े। लाभार्थियों को चयन 3 मापदंडों पर दिया जाता है। पहला, 2011 की सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना, दूसरा आवास प्लस सर्वे और तीसरा ग्राम सभा की मंजूरी व जियो टैगिंग। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में बात अगली हम रिपोर्ट की करेंगे। महाराष्ट्र में फिलहाल राजनीतिक हलकों में सवाल उठ रहे हैं कि क्या पिछले विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद शिवसेना, उद्धव गुट और मनसे एक दूसरे पर भरोसा करने को मजबूर हो गई है। पिछले साल विधानसभा के चुनाव में शिवसेना यूबीटी ने 20 सीटें जीती थी, जबकि मनसे को एक भी सीट नहीं मिली। ये खास रिपोर्ट देखिए। शिवसेना, यूबीटी और मनसे करेंगे गठबंधन। 5 जुलाई को वर्ली में विजय रैली के दौरान उद्धव और राज ठाकरे 2 दशकों के बाद एक साथ मंच साझा करने आए। इस मंच ने मराठी अस्मिता और हिंदी भाषा विरोध जैसी भावनात्मक बिंदुओं पर एकता का संदेश दिया। हालांकि ये औपचारिक गठबंधन नहीं था, लेकिन राजनीतिक संकेत स्पष्ट थे कि आगे कुछ होने की संभावना है। आपको बता दें कि ऐसी चर्चा है कि शिवसेना, उद्धव और मनसे महाराष्ट्र में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए निश्चित तौर पर गठबंधन करेंगे। हालांकि इस पर अंतिम फैसला चुनाव के करीब आने पर हो सकता है। दोनों ही दलों के नेताओं का ऐसा मानना है कि शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे इस संभावित गठबंधन के बारे में ज्यादा मुखर रहे हैं, जबकि उनके चचेरे भाई और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे इस बारे में ज्यादा कुछ कहने से बचते नजर आए हैं। उद्धव और राज ठाकरे के मिलकर बीएमसी और कुछ अन्य नगर निगमों में चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद क्या राज्य की राजनीति पर इसका असर होगा? शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता संजय राउत का कहना है कि अब कोई भी नापाक ताकत ठाकरे परिवार की एकता को नहीं तोड़ सकती। बहरहाल संजय राउत ने कहा कि शिवसेना यूबीटी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे मुंबई, नासिक, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली और अन्य नगर निगमों में चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र में बहुत जल्द स्थानीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं और इन चुनावों के राज्य की राजनीति में बड़ी अहमियत है। गठबंधन तय, किसे फायदा किसे नुकसान। आपको बता दें कि मनसे के नेता बताते हैं कि 5 जुलाई की रैली के बाद हम उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां जनता के भारी दबाव के कारण शिवसेना यूबीटी के साथ गठबंधन न करना एक मुश्किल काम होगा। अब राज साहब इस पर अंतिम फैसला लेंगे। इसी तरह शिवसेना यूबीटी के एक नेता ने दावा किया कि गठबंधन होगा, लेकिन इसकी घोषणा चुनाव नजदीक आने पर ही की जाएगी। इससे भाजपा के दबाव की रणनीति को भी रोका जा सकेगा। कहा यह भी जा रहा है कि इतनी जल्दी गठबंधन की घोषणा का मतलब सीट बंटवारे पर बातचीत का अतिरिक्त दबाव होगा। शिवसेना यूबीटी और मनसे नेताओं ने दावा किया कि इससे दोनों पक्षों के पार्टी कार्यकर्ता परेशान होंगे, जो अपने अपने वार्डों से पार्टी टिकट पाने की। आपको बता दें कि पिछले महीने ठाकरे परिवार के चचेरे भाई 2 दशकों बाद एक कार्यक्रम में एक साथ राजनीतिक मंच पर नजर आए थे। राज्य सरकार की ओर से कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए त्रिभाषा फॉर्मूले पर 2 विवादास्पद सरकारी प्रस्तावों को वापस लेने के बाद ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। राजनीतिक हलकों में सवाल उठ रहे हैं कि क्या दोनों पक्ष अपने पिछले अनुभवों के कारण एक दूसरे पर भरोसा करने लगे हैं। पिछले साल 288 सदस्यीय राज्य विधानसभा के चुनावों में दोनों दलों को करारी हार का सामना करना पड़ा था। शिवसेना यूबीटी ने 20 सीटें जीती, जबकि मनसे को एक भी सीट नहीं मिली। 2006 में अपनी स्थापना के बाद पहली बार ऐसे नतीजे आए। मनसे अध्यक्ष के बेटे अमित ठाकरे भी मुंबई के माहिम से अपना पहला चुनाव हार गए, जहां पार्टी का काफी प्रभाव रहा है।
नेताओं के बयानों ने बढ़ाई हलचल। शिवसेना यूबीटी नेता कहते हैं कि एक साथ आना समय की मांग है। 5 जुलाई की रैली के बाद भावनाओं का जबरदस्त उभार देखा जा रहा है। इसका लाभ उठाकर अपनी भलाई के लिए काम करना और ज्यादा से ज्यादा नगर निकायों में जीत हासिल करनी होगी। इससे कार्यकर्ताओं में नई जान आएगी और विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद मजबूती मिलेगी। वहीं मनसे के कुछ नेता जोर देकर कहते हैं कि हमारे बीच विश्वास की समस्या हो सकती है, लेकिन हम वेंटिलेटर पर हैं और हमें इससे बाहर आना होगा। एक साथ आना समय की मांग है। अगर कोई कहता है कि ये व्यवस्था विधानसभा चुनावों तक जारी रहेगी तो ये अनिश्चित लगता है। स्पष्ट रूप से पहले नगर निगम चुनावों पर ध्यान दिया जा रहा है। बदल सकती मराठी राजनीति की पूरी पिक्चर। आपको बता दें कि बीएमसी पर 2 दशक से ज्यादा वक्त तक शिवसेना का दबदबा रहा है। इसके अलावा ठाणे, नासिक और कल्याण डोंबिवली में भी शिवसेना एक बड़ी ताकत है। इन दोनों के साथ आने से मराठी राजनीति की पूरी पिक्चर बदल सकती है। बीएमसी में साल 2017 में अविभाजित शिवसेना ने 84 सीटें जीती थी। शिवसेना में हुई टूट के बाद आधे से ज्यादा पार्षद शिंदे के शिवसेना के साथ चले गए। इससे उद्धव ठाकरे कमजोर हो गए और बीजेपी और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट का असर बीएमसी की राजनीति में बढ़ गया। वहीं मुंबई से बाहर ठाणे को ही शिवसेना का गढ़ माना जाता है। साल 2017 में अविभाजित शिवसेना ने 171 वार्डों वाले ठाणे नगर निगम के चुनाव में 67 सीटें जीती थी, लेकिन पार्टी में टूट के बाद 66 पार्षद शिंदे के साथ चले गए। अगर यहां उद्धव ठाकरे को जीत मिलती है तो इससे एकनाथ शिंदे के लिए मुश्किल खड़ी होगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक अहम ब्रेक का है। ब्रेक के बाद अगली रिपोर्ट का रुख करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली हम रिपोर्ट की करते हैं। उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण का कानून अब और भी सख्त कर दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता कानून में संशोधन करते हुए जबरन धर्मांतरण पर गैंगस्टर लगेगा और इसमें 14 वर्ष तक की सजा होगी। उत्तराखंड सरकार ने बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिसके बाद जबरन धर्मांतरण करने वालों पर अब और सख्ती की जाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में 26 प्रस्ताव पास किए गए, जिसमें जबरन धर्मांतरण और अग्निवीरों का प्रस्ताव प्रमुख रहा। कैबिनेट ने साफ किया है कि यदि जबरन धर्मांतरण किया गया तो सख्ती से निपटा जाएगा। इसके लिए धार्मिक स्वतंत्रता कानून में संशोधन किया गया है और अब इस पर गैंगस्टर जैसे सख्त कानून लागू किए जाएंगे, जिसके तहत 14 वर्ष तक की सजा होगी। उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन अधिनियम 2025 पर कैबिनेट की मुहर लग गई है। ये तुरंत प्रदेश में लागू हो जाएगा। इससे जहां धर्म परिवर्तन पर सख्ती होगी तो वहीं डिजिटल माध्यम और छद्म पहचान पर भी रोक लगेगी। लालच देकर किसी से धर्मांतरण नहीं किया जा सकेगा, जैसे कि कोई उपहार, धन, रोजगार, किसी धार्मिक संस्था द्वारा संचालित स्कूल या कॉलेज में निःशुल्क शिक्षा, विवाह करने का वचन देना, बेहतर जीवन का लालच, किसी धर्म की प्रथाओं, अनुष्ठानों और उसके किसी अभिन्न अंगों को किसी अन्य धर्म के संबंध में हानिकारक तरीके से प्रस्तुत करना या धर्म को दूसरे धर्म के विरुद्ध महिमा मंडित करना शामिल है। वहीं डिजिटल माध्यम में या छद्म पहचान रखकर दूसरे को धोखा देना इसी अपराध की श्रेणी में आएगा, जिसको लेकर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सादाब शम्स ने भी स्वागत किया। सादाब शम्स का कहना है कि देवभूमि के देवत्व को बचाना बहुत आवश्यक है। देवभूमि का तप ही है जहां की बात हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक जाती है। मुख्यमंत्री धामी अपने कड़े निर्णयों के लिए जाने जाते हैं। झूठ, धोखा, लालच देकर धर्मांतरण के विषयों को देवभूमि में किसी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार से धामी कैबिनेट में धर्मांतरण के आरोपियों को लेकर सख्त प्रस्ताव पारित हुआ है, ये पूरे देश के लिए एक मिसाल बनेगा और धर्मांतरण के मामले जिस तरह से देश में सामने आ रहे हैं, हर राज्य की सरकार को इस प्रकार का कदम उठाना चाहिए। युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार अपने कड़े निर्णयों के लिए जाने जा रहे हैं। ये देवभूमि उत्तराखंड है, इसके देवत्व को बचाना बहुत आवश्यक है और
उसी क्रम में लगातार जिस तरह से प्रदेश के अलग अलग भागों से ये तस्वीर निकल के आई है कि लोगों को कहीं झूठ बोलकर उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, धोखा देकर धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, या उनको लोभ और लालच देकर उनका धर्मांतरण किया जा रहा है, तो मुझे लगता है देवभूमि में किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। इसीलिए धामी कैबिनेट में एक मजबूत निर्णय लिया गया कि ऐसा करने वाले पापियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है, जिसमें 3 साल से 20 साल की सज़ा का प्रावधान रखा गया है। मुझे लगता है कि ये एक नज़ीर है पूरे देश के लिए कि किसी कीमत पर भी ये सभ्य समाज इस हरकत को बर्दाश्त नहीं करेगा और करना भी नहीं चाहिए। जो लोग धोखा देते हैं, जो लोग झूठ बोलकर चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं या लालच देते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। और ये देवभूमि उत्तराखंड में क्योंकि यहाँ का तप है कि यहाँ से जो निर्णय होते हैं, हिमालय से जो बात निकलती है वो कन्याकुमारी तक जाती है, और हमें उम्मीद है कि जिस तरह का निर्णय धामी सरकार ने लिया है ये देश के अन्य प्रदेशों के लिए भी नज़ीर बनेगा और लोग इस कदम को सराहते हुए अपने यहाँ भी इसे लागू करेंगे, क्योंकि जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं वो चिंताजनक तो अवश्य है। हाँ, ये जब से मामलों की बढ़ोतरी देखने में आई है, सरकार के सामने यह आवश्यक बन गया था कि इस कानून को और कड़ा किया जाए। उत्तराखंड की डेमोग्राफी को बिगाड़ने वाले लोग, उत्तराखंड के देवत्व के प्रति छेड़छाड़ करने वाले लोग, यहाँ के इसके प्रति कुदृष्टि रखने वाले लोगों के लिए, उन पर लगाम रखने के लिए यह आवश्यक था कि इस कानून को और कड़ा करते हुए इसमें आजीवन कारावास की व्यवस्था की जाए, आर्थिक दंड और बढ़ाया जाए। इसके लिए पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने यहाँ के देवत्व को अक्षुण्ण रखने के लिए वीर को आरक्षण देने की बात तो एक बार को सहन की जा सकती है, लेकिन ये भी एक जो वो मैं कहूँगा एक लालच है, सपना है, क्योंकि आपके पास जॉब्स हैं कहाँ, किस में आरक्षण देने जा रहे हैं आप? सरकारी नौकरियों को आप रोज दिन ब दिन खत्म करते जा रहे हो और आरक्षण की बात करते हो, किस चीज़ में आरक्षण दे रहे हैं? ये भी स्पष्ट करना चाहिए मुख्यमंत्री को। कितनी नियुक्तियां निकली, कितने पेपर्स पे, कितनों के रिजल्ट अभी आ गए, ये क्लियर नहीं है, तो कहाँ आरक्षण देंगे? दूसरा, रही सख्त कानून की बात, तो जो सरकार खुद संविधान और कानून को नहीं मानती, अभी पंचायत चुनाव में आप देख लीजिए जो कानून है हमारे इसके पंचायत राज एक्ट के, उनका उल्लंघन खुलेआम हुआ है। तो ऐसी सरकार कोई भी कानून बनाए, पहले भी तो इन्हें धर्म हस्तांतरण एक कानून बनाया था, उसके बाद हमारे यहाँ के आंकड़े अगर देखिए बड़े हैं आंकड़े, तो पहले ऐसे कानून बनाए जिससे कोई किसी का शोषण ना कर सके। जो लोग धर्म बदल रहे हैं वो क्यों बदल रहे हैं, इस पे भी हमको जानना चाहिए। क्यों ऐसे मजबूरियां लोगों की हैं कि वो धर्म को अपने परिवर्तन कर रहे हैं, तो उन कमजोरियों की ओर को भी जाना चाहिए। उसके लिए कोई कानून बनाए, बाकी ये सब ढकोसले है और वोट की राजनीति के अलावा कुछ नहीं। वहीं धामी कैबिनेट ने अग्निवीरों को सेवा काल पूरा होने पर समूह गा के वर्दीधारी पदों पर सीधी भर्ती में 10% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। इसके लिए अग्निवीरों का उत्तराखंड का मूल निवासी या स्थायी निवासी होना जरूरी है। कैबिनेट के अनुसार अगले वर्ष रिटायर होने के बाद अग्निवीरों की 850 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें आरक्षण राज्य अधीन समूह गा की वर्दीधारी पदों की सीधी भर्तियों में गृह, वन, आबकारी, परिवहन और सचिवालय प्रशासन विभागों की वर्दीधारी भर्तियों में अग्निवीरों को यह आरक्षण मिलेगा। ये निर्णय केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के तहत भर्ती हुए अग्निवीरों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जिनमें से 75% वर्ष 2026 में सेवा से मुक्त होकर समाज की मुख्य धारा में लौटेंगे। ऐसे युवाओं को पुनः समाज में समायोजित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने अग्निवीर क्षैतिज आरक्षण नियमावली 2025 को मंजूरी दी है। कैबिनेट बैठक में तय किया गया है कि गृह विभाग, वन विभाग, आबकारी विभाग, परिवहन विभाग और सचिवालय प्रशासन विभाग की वर्दीधारी भर्तियों में अग्निवीरों को 10% क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। गृह विभाग में पुलिस आरक्षी, उप निरीक्षक, पलटन कमांडर, अग्निशामक, फायरमैन, द्वितीय अधिकारी, बंदी रक्षक और उप कारापाल जैसे पदों पर यह आरक्षण लागू हो। वन विभाग में वन आरक्षी और वन दरोगा, आबकारी विभाग में आबकारी सिपाही, परिवहन विभाग में परिवर्तन सिपाही और सचिवालय प्रशासन विभाग में सचिवालय रक्षक के पदों पर भी अग्निवीरों को यह लाभ मिलेगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अग्निवीरों को सेना में बिताए गए वर्षों के अनुसार आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी। साथ ही इस आरक्षण का लाभ केवल उत्तराखंड के मूल निवासी या स्थायी निवासियों को ही मिलेगा। ये कदम राज्य सरकार की ओर से अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने और उन्हें सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। फैसला आज हमने लिया वो अग्निवीर के जो हमारे भाई बहन हैं जो आर्मी से अब रिटायर हुए हैं, उनके लिए एज एग्जेम्पशन का हमने यहाँ पर जो सरकारी हमारे सेटअप्स हैं उसमें जितनी सर्विस उन्होंने वहाँ पर दी है उतना एज एग्जेम्पशन का हमने यहाँ पर उनको प्रावधान किया है आज।
थैंक यू। अग्निवीर योजना जो केंद्र सरकार लाई है भारतीय जनता पार्टी की, इसका सबसे ज़्यादा नुकसान यदि अगर पूरे भारतवर्ष में किसी प्रदेश को हुआ है, तो उसमें उन राज्यों में उत्तराखंड भी है। क्योंकि अगर आप कभी भी भारतीय सेना में योगदान की बात करेंगे, तो जो शुरू के 3 ऊपर के शीर्ष के 3 राज्यों में या 5 राज्यों में जो है, उसमें उत्तराखंड हमेशा आगे रहा है अपनी शहादतें देने में, अपना योगदान देने में। तो अग्निवीर योजना का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव अगर कहीं पड़ने वाला है, तो उत्तराखंड के उन नौजवानों पर पड़ने वाला है, जिनका भविष्य जो है अग्निवीर योजना के अंतर्गत अधर में लटका हुआ है। उसी को शायद खानापूर्ति करने के लिए 10% का क्षैतिज आरक्षण 10% का जो आरक्षण की बात राज्य सरकार कर रही है, अभी वो जब आएगा, ग्राउंड में आएगा, किस प्रकार से उनको समायोजित किया जाएगा विभिन्न सरकारी विभागों में, ये भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। लेकिन हम आज भी अग्निवीर योजना का विरोध करते हैं। रही बात जो आपने दूसरा प्रश्न किया है कि धर्मांतरण के संबंध में भारतीय जनता पार्टी की धामी सरकार एक सख्त कानून लेके आई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम सिर्फ अब यही रह गया है कि धर्म की राजनीति किस प्रकार की जाए। लोकतंत्र की बात करते करते इस प्रदेश में अगर वो गणतंत्र की बात उनके अध्यक्ष करने लग जाएंगे, तो निश्चित रूप से समझ में आता है कि उनकी मंशा क्या है, इस प्रदेश को किस ओर ले जाने की है। तो अब अगर अगर वो कोई कानून लाए हैं, तो हम तो चाहेंगे कि उसका इम्प्लीमेंट करके दिखाएं और बताएं किन वजहों से, वो कारण बताएं इस प्रदेश में किन वजहों से ये कानून लाने की आवश्यकता पड़ रही है इस प्रदेश में, और यदि इसके जो परिणाम है अगर किस प्रकार से इस प्रदेश के लिए लाभदायक है, ये भारतीय जनता पार्टी को बताना पड़ेगा। सरकार ने अग्निवीरों को संविदा पदों पर भर्ती में आरक्षण के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। अब अग्निवीरों को सेवा काल पूरा होने पर समूह ग के वर्दीधारी पदों की सीधी भर्ती में 10% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। इसमें अग्निवीरों का उत्तराखंड का मूल निवासी या स्थायी निवासी होना जरूरी है। अगले वर्ष 2026 में रिटायर होने के बाद 850 पदों पर भर्ती दी जाएगी। आपको बता दें कि देवभूमि वीर जवानों की वीरता के लिए जानी जाती है। केंद्रीय सरकार की अग्निवीर योजना को लेकर बीते वर्षों में जमकर इसका विरोध हुआ था। सरकार ने दावा किया था कि भविष्य में 4 साल सेवा देने के बाद राज्य सरकार और केंद्र सरकार के आने वाले समय में इन अग्निवीरों का भविष्य व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। सेना में गए अग्निवीरों का कार्यकाल 2026 में समाप्त होने जा रहा है। अब सरकार की अग्नि परीक्षा का समय आ चुका। देखना होगा क्या सरकार इन अग्निवीरों का उज्जवल भविष्य तय करने के साथ ही आने वाले अग्निवीरों को संतुष्ट करने में कामयाब हो पाएगी, या आगे इसका कड़ा विरोध देश में देखने को मिलेगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।